जय हिंद राष्ट्र बंधुओं, मैं डॉक्टर कुमावत जयपुर राजस्थान से। आज अपन चर्चा करते हैं पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, ये इस कोरोना महामारी से एक तरह से अव्यवस्थित, एक तरह से डगमगा सी गई है। और अपने देश में भी ये अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी की समस्या, ये बहुत ही दयनीय स्थिति पर आज आ गई है। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला है उत्पादन। उत्पादन चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर से हो, चाहे लघु उद्योग से हो, चाहे कैसे भी करके उत्पादन होना चाहिए। अब मान लो उत्पादन अपने देश में हो रहा है, तो फिर दूसरा चैप्टर आता है बिक्री, उसको बेचना, सेल्स। तो सेल्स के बारे में या बेचने के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो पे चर्चा करेंगे। आज अपन चर्चा करते हैं उत्पादन पे। तो उत्पादन में अपने देश में एक तरह से भगवान की एक असीम कृपा रही है कि इसमें जो जलवायु है, वो पूरे विश्व में जितनी भी जलवायु है वो यहाँ अपने देश में हर क्षेत्र में कई जगह ठंडी जलवायु है, कहीं गर्म है, कहीं समुद्री इलाके में समुद्रीय जलवायु है। तो इस तरह से 16 जलवायु अपने देश में रहती हैं। और मौसम भी एक तरह से वरदान ही है अपने देश के लिए, सर्दी, गर्मी, बरसात। तो इसलिए जो अपने देश की जो अपने पूर्वजों से जो चली आ रही कृषि प्रणाली थी, वो एक तरह से 80% लोग अपने देश में खेती करते थे। तो जब खेती की आज बात आती है, तो जो परंपरागत खेती थी, उसको जो विदेशी व्यापार पद्धतियों ने आकर के एक तरह से अपने किसानों में कमतरी का भाव भर दिया। आप जो ये खेती करते हैं परंपरागत रूप से गोबर की खाद डाल करके या जो वनस्पति के पत्तों से जो खाद तैयार करके, इससे जो आप खेती करते हैं, वो गए जमाने आप हमारे तरीके से खेती कीजिए। और उन्होंने एक कृषि क्रांति के रूप में ऐसी चीज़ें थोप दी जिसमें यूरिया, DAP, दुनिया भर के पेस्टिसाइड, केमिकल्स, ये अपनी धरती माँ के अंदर ऐसे विकार उत्पन्न हो गए। अब अपने देश के प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा कि अपने देश की जो भारत माँ है, जो धरती माँ है, उसकी जांच तो करें, वो खुद ही बीमार है। तो मिट्टी के टेस्ट की जब बात आई, तो मिट्टी के टेस्ट में ऐसे ऑर्गन्स ही नहीं पाए गए जो कोई भी कृषि उत्पादन के लिए या जो उत्पादन होता है उसकी गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसी पोजीशन ये विदेशी कंपनियों ने अपने देश की जो कृषि था, परंपरागत जो खेती होती थी, उस पर पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया खेती को। आज अगर खेती में अब दोबारा से लोग जागृत हुए हैं। अब ऑर्गेनिक खेती अपने जो पूर्वज करते आ रहे थे, उस खेती से अपने इस ज़मीन को सुधार करके ऐसी खेती की जाए जिससे बेहतर क्वालिटी के उत्पादन हो, जिससे लोगों का जो स्वास्थ्य है वो भी एक तरह से निरोगी रहे। तो उसी के लिए मैं आज इस वीडियो से युवाओं का आह्वान करता हूँ कि आप, चाहे आपके पास में ज़मीन थोड़ी सी भी है, लेकिन जो अपने परंपरागत खेती के जो तरीके थे, उन तरीकों को अपनाएं और ऑर्गेनिक तरीके से खेती की पहल करें। बाग बगीचे लगाएं जिससे फल फ्रूट्स का उत्पादन हो सके। और कम पानी में भी अगर जब पेड़ वगैरह, बाग वगैरह लगा देंगे, तो आप कम पानी में भी आराम से अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। इसी तरह जो परंपरागत खेती है, जिसे आज ऑर्गेनिक खेती बता रहे हैं, उस ऑर्गेनिक खेती के साथ में
आप शिक्षित हैं और शिक्षा से सीखते हुए नए नए तरीके जो लोग बता रहे हैं, अपने देश के जो एग्रीकल्चर के विद्वान हैं, जो जिन्होंने पूरा अध्ययन किया है, अपनी जो परंपरागत जो खेती थी उसके जो तरीकों का अध्ययन करके आपको बता रहे हैं, तो वो सीख करके आप लोग खुद भी करें और लोगों को भी सिखाएं, जिससे अपना जो कृषि का उत्पादन है वो बेहतर रहे। अगर बात की जाए उत्पादन की, तो आप कोई भी फसल अगर ऑर्गेनिक तरीके से तैयार करते हैं तो उसके जो मार्केट में रेट हैं वो डबल से भी ज़्यादा आपको मिलेंगे। दूध उत्पादन की बात आती है तो दूध उत्पादन में भी अच्छी नस्ल की जो अपने पुरानी नस्लें हैं देश की, वो गाय भैंस वो आप पालें। और भेड़ पालन है, बकरी पालन है, ये एक तरह से बहुत ही अपने देश की रीढ़ की हड्डी है। इससे बेरोजगारी की जो समस्या है इसको काफ़ी हद तक अपन कम कर सकते हैं। फिर आता है लघु उद्योग। लघु उद्योग में अपने कई ऐसे उद्योग थे गाँव में जिससे लोगों की जो रोजगार की समस्या थी वो नहीं थी। आप खुद अपने आप खुद का काम करके और अपनी आजीविका आराम से चला रहे थे। लेकिन जो पाश्चात्य संस्कृति या व्यापार पद्धति अपने देश में हैवी हुई तो उन्होंने एक कमतरी का भाव अपने लघु उद्योग पे एक तरह से थोप दिया। नहीं तो अपने देश में जैसे कपड़े का जो उद्योग था, लघु उद्योग, जिसमें ऐसा कपड़ा तैयार होता था, पूरे थान को एक अंगूठी में से निकाल लिया जाता था और जब उसको बेचने के लिए विदेशों में जाते थे तो सोने के बराबर उसको बेचा जाता था। तो उस चीज़ को अंग्रेजों में समझ लो, या जो ये औद्योगिक क्रांति विदेशों से आई, इस क्रांति ने अपने लघु उद्योगों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। तो अपने जो भी लघु उद्योग हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए आप जो शिक्षित लोग हैं उन परंपराओं के साथ में शिक्षा को जोड़ करके एक नई पहल करें। आप में जो फील्ड माइंड की जो शिक्षा है उससे अलग हट करके आप कुछ सोचें और नए नए तरीके ईजाद करके उन लघु उद्योगों को पनपाने की आप सोचें। लौह उद्योग है, धातु उद्योग है और कपड़ा उद्योग है, ऐसे बहुत से उद्योग हैं जिनको आप रोजगार के अवसर उनमें तलाश करके नई ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। फिर आता है हस्तकला। हस्तकला में लकड़ी की कला है, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला है और भवन निर्माण की कला है, ऐसी जूते बनाने की कला है। ऐसी बहुत सी कलाएं थी जो ये जो पाश्चात्य औद्योगिक क्रांति आई उन्होंने इस हस्तकला को भी एक तरह से तहस नहस कर दिया। अगर भवन निर्माण कला की बात की जाए तो जो पुराने मकान बने हुए थे, आज से हजारों साल पहले जो मकान बने थे, उनमें फर्श पे और दीवारों पे एक ऐसा प्लास्टर किया जाता था जिसे आरास कहते थे। और जो मार्बल की या टाइल्स की जो चमक है उससे भी आज हजारों वर्ष से अगर कहीं है आपको देखने को, कई जगह पुरानी जो बिल्डिंग है उनमें मिलेगा। वो जो चित्रकारी थी, वो चित्रकारी और वो जो आरास जिसे बोलते थे, वो आरास आज भी आपको एज इट इज मिलेगी। जबकि उस टाइम में न कोई सीमेंट था, केवल जो अपने पास में चूना था या जिसे, और जो चूना भी एक स्पेशल तरीके से जो कंकर होते थे उनको छोटी छोटी भट्टियों में गाँव में ही पका करके और घरट में पीस करके वो चूना तैयार किया जाता था। तो उसमें आज भी वो जो प्लास्टर है हजारों साल पहले का किया हुआ है, वो आज एजिटीज है। आज अगर सीमेंट के लिए ये कहते हैं साहब, सीमेंट का जो एक तरह से तकनीकी उत्पाद है, ये मकान के जो निर्माण के लिए बहुत ही बेहतर है। लेकिन मकान जिसने बनवा लिया उसके 10 साल बाद में आप उसको देखें, उसके बाद में जो नीचे उसमें ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, जो प्लास्टर है वो ऐसे ख़राब हो जाता है। रंग पेंट भी अगर करते हैं तो वो भी ख़राब हो जाता है और हर मकान मालिक की ये समस्या हो गई। तो जो
भवन निर्माण कला से जो लोग जुड़े हुए हैं, मेरे समाज के, कुमाऊं समाज के ज़्यादातर लोग इसमें पारंगत हैं। वो इस नई तकनीक के बजाय अपने जो पूर्वजों से जो आ रही थी वो जो कला और जो भी उत्पाद वो तैयार करते थे, उनका एक शिक्षा के साथ में आप नया सर्जन करें उसमें, और ऐसे उत्पाद आप खुद तैयार करें। उन पुरानी विधियों को नई तकनीक के साथ में जोड़ करके ऐसे उत्पाद का जो उपयोग अगर भवन निर्माण में होगा, तो मैं सोचता हूँ कि ये जो मकानों की जो समस्या आ रही है उससे आपको निजात मिल सकता है। माटी कला की अगर बात की जाए तो जो पहले मिट्टी के जो बर्तनों में खाना पकाया जाता था, उस खाने में पूरे जो पौष्टिकता थी वो बरकरार रहती थी। और आज जो प्रेशर कुकर है, स्टील के जो बर्तन हैं, एक चमक दमक के लिए इनका उपयोग और जल्दीबाजी के लिए करना शुरू कर दिया। लेकिन जो भी अपन खाना पकाते हैं उसका जो पोषक तत्व है वो प्रेशर कुकर से नई जो बर्तन हैं उनमें बहुत ही ख़त्म हो जाता है। मैं तो ये कहता हूँ 15% ही पोषक तत्व उसमें बचते हैं। अगर पोषक तत्व की बात करें तो प्रेशर कुकर में अगर कोई भी दाल या सब्जी अगर पकाते हैं तो मात्र 15% उसमें पोषक तत्व पाए गए हैं। इस चीज़ का शोध भी हो चुका है। तो जो माटी कला के उद्योग से जुड़े हुए हैं, उस कला से जुड़े हुए हैं, उन सभी परिवारों के युवाओं का मैं एक तरह से निवेदन करता हूँ कि वो जो अपने पूर्वजों से जो चली आ रही माटी कला थी उसके साथ में आप शिक्षा का संगम करके ऐसे नए नए उत्पाद तैयार करें जो दिखने में भी बढ़िया हों, और उनमें जो खाना पकाया जाए तो लोगों का जो स्वास्थ्य है वो भी बेहतर हो सकता है। इसी तरह से फिर बात आती है जूता बनाने की। तो जो पुराने जूते बनाने के जो कारीगर थे, उन कारीगरों में वो कला थी। अब वो अगर जो चमड़े की जूती बना करके किसी को भी देते थे तो पैर उसमें एक्यूप्रेशर का उनको ऐसा सिस्टम उन लोगों को ज्ञान था कि एक्यूप्रेशर का सिस्टम बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं रहती थी। उस जूते से ही उसमें एक्यूप्रेशर मिल जाता था, जिससे लोगों के कई बीमारियां होती ही नहीं थी। जैसे आज कई लोगों के चाहे कैसा ही जूता पहन लें लेकिन पैरों में पसीने आने की बीमारियां हैं, तो वो दूरी नहीं होती है। चाहे आप कितना ही महंगा जूता पहन लें, दूसरे दिन आपके जूतों में बदबू महसूस होने लग जाएगी। मेरे को याद है, मेरे एक मित्र का बेटा था, वो 2nd ग्रेड अध्यापक लगने के बाद में भी वो जब उस पिता के का जो हुनर था जूते बनाने का, वो जूते बनाते थे, पूरे इलाके में वो फेमस थे। और उसके लिए लोग ये कहते थे कि अगर किसी के भी जैसे कोई बीमारी है वो जा कर के आप उसको बताएं तो वो जूता इस शेप में तैयार करते थे। आप उससे एक्यूप्रेशर से पैरों के पसीने या जोड़ों के दर्द वगैरह ऐसी बीमारियों का वो केवल जूते से ही निदान कर देते थे। जब उनके पुत्र बड़े हुए और वो द्वितीय श्रेणी अध्यापक में उनकी पोस्टिंग भी हो गई थी, लेकिन उस कला में रुचि थी उसकी, तो उन्होंने उसका रिजाइन दे करके और उस कला को पुनर्जीवित करने की पहल की। बहुत 5-10 कारीगर लगा करके वो जूता बनाना एक तरह से बड़े स्तर पे शुरू किया। फिर एक ये जो रेड एंड चीप जो कंपनी आती है, उस कंपनी का ध्यान उस कारीगर की कला पे गया, तो उन्होंने उसको अपने यहाँ काम करने के लिए आमंत्रित किया और उसको बढ़िया पैकेज दे करके आज की तारीख में उसको 60 लाख रुपए के पैकेज पे वो वहाँ काम करता है। सारी सुविधाएं मिल रही हैं। मैं तो कहता हूँ वो वहाँ नौकरी के चक्कर में वहाँ चला गया, नहीं रेड चीप अपने यहाँ राजस्थान में होती, इससे भी बेहतर क्वालिटी का जूता वो बना सकता था। इसी तरह से अन्य जो भी हस्तकलाएँ हैं, जैसे लोहारी का काम है, तो लोहारी के काम में भी कई लोग ऐसे औजार उस टाइम में बना देते थे जो खेती में भी काम आते थे, लड़ाई में तलवारें भाले वगैरह भी वो बनाते थे। तो वो बहुत ही बेहतर क्वालिटी के थे, लेकिन वो जो कला थी वो आज लुप्त होने के कगार पे है। जो भी चीज़ें मिल रही हैं वो फैक्ट्रियों में उत्पादित हो करके जो मिल रही हैं, लेकिन उनमें वो
गुणवत्ता नहीं है। तो जो लोहारी का काम जो लोग करते आ रहे थे, उन युवाओं का भी आह्वान करता हूँ कि जो अपनी जो पुरानी कला थी स्टील तैयार करने की, ऐसी छोटी छोटी भट्टियों में ऐसा स्टील तैयार किया जाता था जिसमें जंग ही नहीं लगता था। तो अगर उसकी तरफ रुचि करें तो ये काफ़ी हद तक अपन पूरे विश्व समुदाय को पुनः ऐसा स्टील भी उत्पादन करके दे सकते हैं जिस पे जंग लगे ही नहीं। आज बड़े बड़े कारखानों में चाहे वो करोड़ों रुपए लगा करके ऐसे लोहे के कारखाने स्थापित हो गए, लेकिन उनमें जो लोहा तैयार होता है उसमें 1 महीने में जंग लग जाती है। तो वो गुणवत्ता उसमें नहीं है। अगर अपना जो अपने पूर्वजों की जो कला थी लोहा तैयार करने की, स्टील तैयार करने की, उसको अगर पुनर्जीवित किया जाए तो बेरोजगारी की समस्या से तो अपन निजात पाएंगे ही, लेकिन देश को पुनः सोने की चिड़िया भी अपन बना सकते हैं। इसी तरह से बात आती है कपड़े की। तो जो कपास से जुलाहा कपड़ा तैयार करते थे और उसकी जो गुणवत्ता थी, आज अगर बात करें तो कितना ही चाहे मिलों में तैयार किया हुआ कपड़ा हो, लेकिन वो कपड़ा जो पहले वाला जो कपड़ा था उसकी तुलना में कहीं नहीं टिकता है। रेशम उद्योग है, तो रेशम के लिए भी शहतूत के पेड़ पे जो रेशम के कीटों को पाल करके एक तरह से रेशम का उत्पादन होता था, वो भी अपने देश में एक तरह से नगण्य स्तर पे है। अब थोड़ा सा के सरकार को सोचने पे मजबूर किया है, तो इसको भी एक तरह से उद्योग के लघु उद्योग के रूप में प्रोत्साहन देना शुरू किया है, जिससे रेशम उद्योग भी पुनर्जीवित हो सके। तो जो भी आप कला में पारंगत हैं, आपके पूर्वज जो कला थी उनको शिक्षा के साथ में जोड़ करके पुनर्जीवित करने की एक तरह से शुरुआत करें, जिससे अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी ऊपर उठा सकें और जो देश की बेरोजगारी की जो समस्या है उससे भी निजात मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।